नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर से, और घटना है 9 जुलाई 2020 की। शाजापुर में प्रेमनगर नाम का एक मोहल्ला है और थाने का नाम है शुजालपुर मंडी। तो इसी शुजालपुर मंडी की हद में प्रेमनगर मोहल्ले में 9 जुलाई 2020 को एक बहुत ही दुखद घटना होती है। 8 साल का एक छोटा सा बच्चा रुद्र सिंह चंदेल अचानक अपने घर से दोपहर के वक्त गायब हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों का मन खेलने कूदने में लगा रहता है, तो ये रुद्र सिंह चंदेल भी अपने घर से रोज की तरह दोपहर को खेलने के लिए बाहर निकला था और मोहल्ले के बच्चों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेल रहा था। लेकिन खेलते खेलते अचानक वो कहीं गायब हो गया, और वो कहाँ गायब हुआ इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। यहां तक कि उसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे वो भी रुद्र के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब घर वाले रुद्र को ढूंढते रहे, बुलाने पुकारने लगे और कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला, रुद्र के बारे में कोई पता नहीं चला, तो वो बहुत परेशान हुए। और इतना छोटा सा बच्चा जब गायब हो जाए और माँ बाप जब परेशान हों, आस पड़ोस में जब पूछताछ करें, तो आप समझ सकते हैं कि आस पड़ोस के लोगों की हालत क्या हुई होगी। सारे लोगों ने मिलकर जो है बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब देर तक ढूंढने के बाद भी रुद्र के बारे में उसके माता पिता को और आस पड़ोस के लोगों को कुछ पता नहीं चला, तो वो धीरे धीरे निराश होने लगे और उनके मन में डर जो है वो घर करने लगा। रुद्र जो है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी माँ रानी और विनोद चंदेल, जो उसके पिता हैं, रुद्र के पिता, इन दोनों की शादी के 10 साल बाद, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। अब ऐसा बच्चा जो बड़ी मुश्किलों से परिवार में जिसका जन्म हो और जिसकी उम्र महज 8 साल की हो, आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग उसे कितना चाहते होंगे और किस तरह वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होगा। लेकिन ये बच्चा जो है अब गायब हो चुका था, और दिन दहाड़े मोहल्ले में। इसी बीच लोगों को पता चला कि रुद्र जो है वो आखिरी बार जो है पड़ोस के ही रहने वाले देवीलाल नाम के एक शख्स के घर में उसी के बच्चों के साथ खेल रहा था। बेसिकली ये रुद्र का रूटीन था, वो रोज ही देवीलाल के बच्चों के साथ खेला करता था पड़ोस में ही। तो रुद्र के माँ बाप ढूंढते हुए देवीलाल के घर भी पहुंचे। देवीलाल तो घर में नहीं था, अलबत्ता उसकी बीवी थी जिसका नाम है ममता। ममता ने ये बताया कि रुद्र जो है वो खेल तो यहीं रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही वो घर से निकल गया और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। अब ममता भी रुद्र को ढूंढने लगी। पड़ोस में ममता रहती थी और ममता के घर में वो खेलने के लिए भी रोज़ आता था, तो जाहिर सी बात है ममता का भी उससे लगाव होना लाजमी था। ममता भी परेशान लोगों के साथ जो है वो रुद्र की तलाश में जुट गई। लेकिन देर तक ढूंढने के बावजूद किसी को भी रुद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लगातार तनाव जो है वो घर वालों का, मोहल्ले वालों का बढ़ता ही जा रहा था। अभी लोग इस प्रक्रिया में लगे ही थे, इस कोशिश में लगे ही थे कि रुद्र को अपने लेवल पर ढूंढ ले। पुलिस के पास अभी वो गए नहीं थे। तब तक रुद्र की मां के पास, रानी के पास, एक अनजान नंबर से एक फोन आया और फोन करने वाली एक महिला थी। उस अनजान महिला ने रुद्र की मां रानी से यह कहा कि अगर वो अपने बच्चे की हिफाजत चाहती है तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रखे, वरना बच्चे की जान नहीं बचेगी। ये सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी बुरी तरह से रोने लगी। उसने अपने पति को ये बात बताई, विनोद को। आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चली और सारे लोग दौड़ते भागते सीधे पहुंचे मंडी पुलिस स्टेशन, शुजालपुर मंडी पुलिस स्टेशन, और वहां उन्होंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अभी पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ये एक छोटे से बच्चे के किडनैपिंग का मामला था। एक ऐसा बच्चा जो गायब हो गया था और उसकी किडनैपिंग के बाद, उसकी गुमशुदगी के बाद कोई बच्चे की मां को फ़ोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। तो बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस ने फ़ौरन इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की और उससे पहले पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया जिस मोबाइल नंबर से बच्चे की मां को फ़ोन किया गया था। कुछ देर तक तो वो मोबाइल नंबर जो है वो स्विच ऑफ
था और पुलिस को वो नंबर लगातार फिर स्विच ऑफ ही आ रहा था, मिल रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस ने जब उस मोबाइल फ़ोन के नंबर के हवाले से उसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ममता के भाई के नाम पर है। ममता यानी रुद्र के पड़ोस में रहने वाले देवीलाल की पत्नी ममता। देवीलाल और ममता के बच्चों के साथ ही रुद्र जो है वो खेलने जाया करता था और इसी ममता ने रुद्र के घर वालों को यह भी बताया था कि रुद्र कुछ देर पहले तक यहाँ खेल रहा था और घर से वो अब चला गया है। लेकिन अब जो फ़ोन आया था वो फ़ोन जो है ममता के यहाँ से तो नहीं, लेकिन ममता के भाई के मोबाइल नंबर से वो फ़ोन इनको किया गया था, रुद्र की माँ को। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने बिना देर किए हुए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में लगी गई थी, नंबर के ज़रिए ममता के भाई का पता लगा लिया। ममता के भाई को जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तुम फिरौती मांग रहे हो, तो ममता का भाई जो है वो क्लूलेस था। उसने कहा कि नहीं, मैं कहाँ से फिरौती मांगूंगा, नंबर तो बेशक मेरे नाम पर है लेकिन वो सिम कार्ड मैंने कब का अपनी बहन ममता को दे रखा है और वही ये फ़ोन यूज़ करती है। ये बात जब पुलिस ने सुनी, उसे बात समझ में आई, उसने फ़ौरन बिना वक्त गंवाए हुए ममता पर शिकंजा कसने का फैसला किया। लेकिन जब तक पुलिस ममता तक पहुंचती, ममता अपने पति देवीलाल और अपने बच्चों के साथ घर में ताला लगाकर गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के लिए अब ये एक चैलेंज हो गया कि कैसे वो रुद्र को जल्द से जल्द सही सलामत बरामद करे। घर वाले भी रो रहे थे, पूरे मोहल्ले के लोग परेशान थे और जिस ममता पर फ़ोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का शक था वो ममता अपने घर से गायब थी, पूरे परिवार के साथ गायब थी। पुलिस ने ममता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जानकारी जुटाई और पता चला कि वो शाहजहाँपुर में ही एक पास के मोहल्ले में उसका मायका है। पुलिस ने अब वहाँ दबिश दी और आखिरकार ममता वहाँ सपरिवार मिल गई। पुलिस ममता और उसके पति को उठाकर थाने में लाई और फिर पूछताछ शुरू की। ममता का पति देवीलाल जो है वो तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब ममता से पुलिस ने सख्ती से पूछा तो ममता ने ये खुलासा किया कि वो रुद्र की हत्या कर चुकी है और रुद्र की लाश जो है खुद उसके घर में बने पानी के हौद में अभी भी पड़ी है। ये बात जैसे ही पुलिस ने सुनी, पुलिस फ़ौरन ममता को लेकर वापस उसी प्रेमनगर मोहल्ले में पहुंची, उसके घर में ताला खुलवाया, अंदर गई पुलिस और अंदर देखा कि वाकई पानी के हौद में रुद्र की लाश पड़ी हुई है। फ़ौरन लाश लोगों ने बाहर निकाली और उसको ज़िंदगी की उम्मीद में लेकर गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया, मृत घोषित कर दिया। और इस तरह से 8 साल के एक छोटे से बच्चे का चंद घंटों के अंदर ही किडनैपिंग भी हो गया और किडनैपिंग के बाद मर्डर भी हो गया। हालांकि ममता की निशानदेही पर उसी के घर में बने पानी के हौद से रुद्र की लाश तो बरामद हो गई, लेकिन ममता ने यह कहा कि उसने इस बच्चे का कत्ल नहीं किया है। शुरू में उसने पुलिस के दबाव में ये बात मान ली थी कि रुद्र की उसने जान ली है, लेकिन बाद में उसने ये कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया है। असल में रुद्र जो है मेरे बच्चों के साथ ही खेल रहा था और खेलते खेलते वो हमारे घर में रखे हुए पानी के ड्रम में गिर गया और गिरने के बाद उसकी जान चली गई। ममता ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि रुद्र जो है ड्रम के पानी में गिरकर उसकी मौत हो गई है और जब मैंने देखा तो मैं घबरा गई और उसी घबराहट के मारे मैंने उसकी लाश ड्रम से निकालकर अपने घर के हौद में छिपा दी ताकि हम पर कोई शक न करे। और सच तो यह है कि मैंने रुद्र का कत्ल नहीं किया है। ये ममता की कहानी थी, ये ममता का एलिबी था। एलिबी मतलब एक जिसे कहते हैं कि दलील। तो पुलिस ने पूछा कि अगर तुमने रुद्र का कत्ल नहीं किया था तो फिर तुमने रुद्र के माँ बाप को 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए फ़ोन क्यों किया। तो ममता ने इसके लिए भी एक कहानी सुनाई। ममता ने कहा कि फिरौती के लिए फ़ोन तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं घबरा गई थी और मैं चाहती थी कि इस मामले की जांच किसी और दिशा में चली जाए, मुझ पर कोई शक न करे और फिर मैं उस लाश को जो है कहीं दूसरी जगह पर उसको फेंक कर आऊँ और हमारी जान बचे, क्योंकि उसकी मौत हमारे घर में हुई है तो सारे लोग हम पर शक करते। तो खैर, ममता की इस बचकानी दलील और इस कहानी पर कौन यकीन करता, वो भी तब जब ममता के घर में ही बच्चे की लाश बरामद हुई, ममता की निशानदेही पर बरामद हुई, ममता के मोबाइल फ़ोन से खुद ममता ने फ़ोन किया और फ़ोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तो इन सारी बातों पर न तो पुलिस को यकीन करना था, न पुलिस ने यकीन किया। पुलिस ने ममता के साथ साथ उसके पति देवीलाल को भी गिरफ्तार किया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया।
इससे पहले पुलिस ने अपने लेवल पर जब तफ्तीश की तो कई ऐसी बातें सामने आई जिससे पता चला कि ममता रुद्र की मौत को लेकर झूठ बोल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक मोटिव इस कत्ल का सामने आया। मोटिव ये था कि ममता ने कुछ रोज़ पहले रुद्र के माँ बाप विनोद और रानी से कुछ रुपए उधार मांगे थे, लेकिन वो रुपए रानी ने ममता को उधार देने से मना कर दिए थे या अपनी असमर्थता जताई थी, जिसके बाद ममता रानी और विनोद से खार खाए हुए बैठी थी और वो अपने पड़ोसी रानी को सबक सिखाना चाहती थी। और इसी वजह से ममता ने उनके बच्चे को अगवा कर पहले पानी के ड्रम में डुबोया और तब तक डुबो कर रखा जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई, उसका दम घुट नहीं गया, और फिर उसकी लाश को निकालकर हौद में छिपा दिया ताकि उसकी मौत के बारे में किसी को पता नहीं चले। और उसका इरादा ये था कि शायद वो इस तरह से कुछ फिरौती भी वसूल पाए और लाश को बाद में वो डिस्पोज ऑफ कर दे, कहीं फेंक दे। लेकिन उसकी ये साजिश खुल गई क्योंकि आखिरी बार रुद्र जो है उसके घर में देखा गया था और लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। और पुलिस ने जब अपनी सख्ती की और जब पुलिस ने रुद्र के माँ बाप से भी बात की तो भी ये पता चला कि ममता कुछ रोज़ पहले उनसे रुपए पैसे मांगने आई थी। तो एक मोटिव जो है वो उधार न देने का जो गुस्सा है वो इस कहानी में सामने आई। इसके अलावा ममता के झूठ की पोल खुद ममता के बच्चों ने ही खोल दी। ममता ने ये कहा था कि रुद्र मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो बच्चा हमारे घर में रखे पानी के ड्रम में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। अगर ये बात सच होती तो जाहिर है ममता के बच्चे जो रुद्र के साथ खेल रहे थे उनको भी ये बात पता होती। पुलिस ने ममता के बच्चों से अलग से पूछताछ की और वो बच्चे रुद्र की गुमशुदगी और उसकी मौत से बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने न तो रुद्र को ड्रम के पानी में डूबते हुए न वहाँ जाते हुए देखा था, न उन्हें इस बात की जानकारी थी कि रुद्र जो है वो पानी के हौद में उसकी लाश छिपाई गई है। तो बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं वो क्लूलेस थे अपने साथी की मौत पर, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बच्चों की आड़ में उसकी माँ ममता जो है रुद्र की मौत को लेकर झूठ बोल रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी बातें सामने आई तो पुलिस ने उन सारी बातों को अपने चार्जशीट में भी मेंशन किया। पुलिस ने देवीलाल और ममता दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें जेल भेजा गया और इस मामले की लगातार सुनवाई 2020 से ही, जब ये मामला खुला था तब से लेकर अब तक चल रही थी। और अब शाजापुर की कोर्ट ने इस मामले में ममता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यानी ताउम्र कैद बामुशक्कत, और उसके पति देवीलाल को फिलहाल कोर्ट ने बरी कर दिया है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। यानी ममता गुस्से में आकर अपने पड़ोस की ही एक बच्चे की उसने हत्या कर दी और सिर्फ इस गुस्से में कि उस बच्चे के माँ बाप ने उसे चंद रुपए उधार में नहीं दिए थे। तो नफरत कैसी भयानक चीज़ है जिसमें ममता नाम की कोई महिला भी बिल्कुल ममता से खाली हो सकती है, वो इस घटना को देखने और समझने के बाद पता चलता है। इसमें अगर थोड़ी सी कोई अच्छी बात है तो वो सिर्फ यही है कि जो गुनहगार महिला है उसे वाकई तफ्तीश के बाद पुलिस अदालत में दोषी साबित करवाने में कामयाब हुई है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। आज की कहानी यहीं तक। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक कहानी थी एक बच्चे की मौत की। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन इस तरह की कहानियाँ जब भी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मन कचोटता है। मुझे लगा कि आप लोगों से भी मुझे ये कहानी, ये वाकया साझा करनी चाहिए। तो खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में और ममता की भूमिका के बारे में? प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए, कल जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बिहार में एक पति पत्नी ने मिलकर, पति ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को एक ट्रेन में बक्से में बंद करके चढ़ा दिया था और वो लाश लखीसराय से पहुंच गई थी पटना, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उस मामले का खुलासा कर दिया। तो उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को मैंने कल आप सबको सुनाया था जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो सबसे पहला कमेंट तो मैं मामूनी का ही देख पा रहा हूँ। मामूनी नॉर्थ ईस्ट से हैं, असम से, और उन्होंने फिर से हार्डवर्क की तारीफ़ की है और स्टोरी नैरेटिंग स्किल की भी तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच मामूनी। जितनी सिंसियरली मैं अपना काम करता हूँ, मतलब खैर ये तो मेरे ड्यूटी का हिस्सा है,
लेकिन कमेंट करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप विदाउट फेल कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करती हैं, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सिर्फ आप नहीं मामूनी, मैं आप जैसे उन तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं। बेशक आप सारे लोग कमेंट कर पाएँ या ना कर पाएँ, देखिए हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों लोग कमेंट नहीं कर सकते, इतना टाइम भी सबके पास नहीं होता, लेकिन आप देखते हैं और पसंद करते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सारे लोगों के लिए मेरे दिल से बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रतिभा वारिस के नाम से एक आईडी है, अगर मैं आपका सरनेम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सुप्रतिम जी, यू आर डूइंग ग्रेट, आई लुक फॉरवर्ड टू लिसन योर स्टोरीज़, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि इनके परिवार के लोग जो है वो दार्जिलिंग में हैं, उनको भी इन्होंने मेरी कहानियों के बारे में बताया है और वो भी कहानियाँ सुनते हैं। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू एंड मेक रूड कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्रतिभा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी अच्छी और इतनी हौसला अफजाई वाली बातें। ये गोवा से हैं और इन्होंने लिखा है गुड नाइट फ्रॉम गोवा। चलिए प्रतिभा जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भाम्बू जी, ये राजस्थान से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर हमारी स्टोरी देखते हैं, बहुत शुक्रगुजार आपका भी हूँ। आदित्य मिश्रा, इन्होंने कहा है कि आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आदित्य, तुम्हारा भी। और तुम्हारा मैं इस हक से कह रहा हूँ क्योंकि आपने पहले ये कहा था कि आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे पता चला कि आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो मैंने उस हक से आपको तुम्हारा कह दिया, इसीलिए आदित्य डोंट माइंड। रुद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका रुद्र सिंह जी। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है। विजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि जो इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं वो अक्सर इस तरह के खतरनाक घटनाओं की वजह बनते हैं। सुनील अग्रवाल जी ने भी वही बात कही है कि अवैध संबंधों का अंत हत्या पर ही होता है। जी सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कही, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार। प्रदीप भाम्बू जी ने ये लिखा है, दृश्यम फिल्म में देखकर लोग जुर्म तो करते हैं लेकिन उसका अंजाम लास्ट में क्या होता है लोग ये नहीं सोचते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग जो है अपराध करने वाले लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस और अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उन्हें इसका पता चल जाए कि वो पकड़े जाएंगे, वही सबसे चालाक या शातिर नहीं है, तो शायद वो जुर्म ना करें। जो कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी जिसमें उन कातिलों ने लाश को एक लोहे के बक्से में भरकर एक ट्रेन में चढ़ा दिया था, उन्होंने तो यही सोचा था कि वो किसी कीमत पर पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उन बेवकूफ़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ये नहीं पता चला कि वो कुछ भी कर ले, पकड़े तो उनको जाना ही है। सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो कोई और बात जो है उनके पकड़े जाने की वजह बनती। किसी भी तरह से जुर्म अगर पुलिस तफ्तीश करने पर आ जाए तो नहीं छिपता, आमतौर पर नहीं छिपता, अपवाद होते ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेश मंडले जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जय हिंद सर जी, उन्होंने लिखा है जय हिंद, मैं भी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक हमारे साथी समीर, हाँ समीर ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका समीर, मैंने कल आपका कमेंट पढ़ा था, मुझे याद है। प्रवीण के जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर लोग जुर्म करने से पहले अंजाम के बारे में सोच लें तो कभी जुर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से रेगुलरली कमेंट करते हैं, ठीक मामोनी की तरह ही कमेंट करते हैं, रेगुलर विदाउट फेल। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं शायद कहानी सुनाने से कभी चूक भी जाऊं, लेकिन जो देवराज जी और मामोनी जी और आप जैसे तमाम लोग, मैं तो 2 लोगों का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप जैसे ऐसे मैं कहता हूं सैकड़ों लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं और वो इतनी सिंसियरली कमेंट करते हैं कि आप लोगों का कमिटमेंट टुवर्ड्स मी एंड माई प्रोग्राम, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कृतज्ञता के लिए। मोहम्मद आसिफ साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका आसिफ भाई। ब्लैक पैंथर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी इन्होंने ये लिखा है कि नेगेटिव कमेंट को, लोगों के कमेंट को दिल से ना लगाया करें। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये पाकिस्तान कराची से हैं और इन्होंने हौसला अफजाई की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कराची वाले हमारे दर्शक साथी, क्राइम तक के मेंबर, बहुत धन्यवाद आपका। नूरुद्दीन शेख साहब हैं, इन्होंने मज़ाहिया लहजे में जो है एक बात कही है, इन्होंने कहा है कि बहुत सारी कहानी ऐसी ही होती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो कैचवर्ड है या ये जो लाइन है ये बड़ी फेमस है, आप सब जानते होंगे जो यंगस्टर्स हैं खासकर। तो इस मामले में भी वो जो गर्लफ्रेंड है उसने अपने पारामर को यानी अपने आशिक को धोखे से बुलाया था और फिर उसका कत्ल कर दिया था, इसीलिए नूरुद्दीन जी ने ये लिखा है बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो खैर, कांतश्री के नाम से एक आईडी है, मैं नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने नाजायज़ संबंधों की वजह से जो अपराध होते हैं उसका जिक्र किया है। राघवेंद्र तिवारी जी, परूप शिष्टा जी,
वाई नॉट आस्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कंसिस्टेंसी के लिए मेरी सराहना की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत धन्यवाद आपका। संतोष गुप्ता जी लगातार कमेंट करते हैं। डिज़ाइन मोंगा जी का भी कमेंट आता है। अरुण सिंघल जी ने कमेंट किया है। राजू सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। रितिका जी, आपकी भी मैं दाद देना चाहूँगा, आप भी विदाउट फेल कमेंट करती हैं। आर के राजपूत, दीपा राय जी, शंकर लाल बिश्नोई जी। अब थोड़ा रैंडमली आगे बढ़ा लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पता नहीं उनसे मेरी क्या दुश्मनी, मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, तो इसीलिए देखिए रैंडमली स्क्रॉल करके आगे चला जा रहा हूँ। अब तो मैं नीचे ही पहुँच गया हूँ। उधम सिंह जी हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या सर आपके शहरों में लोग बिना शादी के भी साथ रह लेते हैं क्या, लड़का लड़की? आपने तो मित्र ऐसे पूछा है जैसे आप न जाने कितने सुदूर कबीलाई इलाके से हैं। ऐसा तो है नहीं, आप भी मेरे ख्याल से भोपाल के पास रायसेन के रहने वाले हैं, तो कोई बहुत छोटी जगह नहीं है। अब तो गांव भी जो है वो शहर से बिल्कुल सटे हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें, लिव इन टुगेदर वाली चीज़ें, वो तो अब हर जगह है। आप शहर की बात करते हैं, गांव में भी लिव इन टुगेदर के मामले होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र रखिएगा, आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे। सादिक रज़ा साहब हैं, इन्होंने कहा दुनिया में कोई रिश्ता भरोसे के काबिल अब रहा नहीं। बालकृष्ण जी हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है हेलो सर के नाम से। हेलो सर एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया है। अच्छा, हेलो सर जिन्होंने लिखा है इनका ताल्लुक़ रांची से है, इन्होंने अपने बारे में बताया है, और इन्होंने पहले भी कमेंट किया है, लेकिन इनका नाम डिस्प्ले नहीं होता तो इनका नाम नहीं पढ़ पाता हूँ। तो हेलो सर का जवाब मैं भी हेलो की तरफ से हेलो कहकर देना चाहता हूँ। फ़िलहाल इतना ही, और मुझे लगता है कि ये तो फहरिस्त लंबी है, सारे लोगों के कमेंट एक बार में नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट करना, सपोर्ट करना यूँ ही जारी रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।